नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी, आप सब लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम डिजाइन पोर्शन खुद पढ़ाएंगे। डिजाइन पोर्शन में हम आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटेल में कराएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटेल में चल ही रहा है, इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम सब लोग प्लान करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वैसे पहले होना चाहिए था, इसको हम सब लोग बेहतर पहले बेसिक समझ पाते। सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अगर जान गए होते तो शायद हमारे लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थोड़ा सा आसान होता। ठीक है, खैर चलिए, आपने रेगुलर क्लास की होगी तो आपको पता चल गया होगा चीजें कितनी आसान है। बहुत कठिन है नहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, परेशान होना नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो आप सब लोग को नाम जान ही गए हैं, गिरजेश कुमार तिवारी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये 71 लेक्चर है। मीन्स हमने आपको 70 लेक्चर ऑलरेडी करा चुके हैं। कुछ लेक्चर बड़े भी हुए, कुछ लेक्चर छोटे हुए हैं। अप्रोक्स देखेंगे तो 50 टू 55 मिनट के लेक्चर्स रहे हैं। अदरवाइज आप सब लोग रेगुलरली देख रहे हो तो कुछ 1 घंटे से ज्यादा भी गया होगा, और कुछ हो सकता है कि 45-48 मिनट का भी हो। ऐसे रेयर हैं जो 50 मिनट से कम है, पर 1 घंटे से ज्यादा वाले हो सकते हैं ज्यादा हो। हाँ, ज्यादातर अगर मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो आपका वही 50 के बीच में ही आएगा। सारी क्लासेस ए और जे दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपका ये सब्जेक्ट बहुत टफ माना जाता है। आप अगर रेगुलर सारी क्लासेस करेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आसान लगने लगा होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनसे अब ये चाहेंगे कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। इन केस कोई पॉइंट्स या कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि जब आप कमेंट करेंगे तो हम तक मैसेज पहुंचेंगे और हम आपकी उन चीजों को आने वाले लाइव सेशंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो अब हम सब लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8 का थ्योरी, जो कि आपका प्रेशर वेसल्स के नाम से था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन सीरीज हम सब लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी थ्योरी तभी आपका कंप्लीट माना जाता है जब आप उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लें। बिना प्रैक्टिस के कोई भी थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा। देख लीजिए, चैप्टर 71 लेक्चर मींस 70 लेक्चर हमने आपको कंप्लीट दे दिया है। अब आप उसको, उसमें कुछ लाइव भी हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी हैं। फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, चैप्टर 8 प्रेशर वेसल है, और उसका क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू हुप स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल टू हुप स्ट्रेन इज गिवन बाय। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल टू हुप बात ही किस में होगी? जैसे आप कोई कहोगी गुरुजी इसमें तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल बोला नहीं। अगर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल नहीं बोला है तो आप वैसे भी सोचिए लॉन्गिट्यूडनल और हुप होता ही किस में अलग अलग है। स्फेरिकल में तो दोनों आपके हुप ही होते हैं, स्फेरिकल में दोनों आपके क्या होते हैं? हुप। तो अगर आप सिलेंड्रिकल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, पहले लॉन्गिट्यूडनल बोला इसलिए लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा सिग्मा एल अपान ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच अपान ई। और अगर आपको फार्मूला ही याद हो तो यहाँ पे आता है पीडी अपान 4 टी 1 - 2 म्यू। और अगर आप हुप स्ट्रेन की बात करें जो कि डायमेट्रल स्ट्रेन है, हुप स्ट्रेन जो कि क्या है? डायमेट्रल स्ट्रेन है, ये आपका आएगा सिग्मा एच अपान ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल अपान ई, एंड व्हिच इज इक्वल टू, हुप स्ट्रेन इक्वल टू अगर आप देखें तो ये आता है पीडी अपान 4 टी, पीडी अपान 4 टी, और यहां पर आप देखेंगे 2 - म्यू। अब यहां ये अलग से नहीं पूछा गया, ये अलग से भी नहीं पूछा गया, दोनों मिला के पूछा गया। यहां आपसे ना तो लॉन्गिट्यूडनल पूछा है, ना तो हुप पूछा है, रेशियो पूछा है। तो लॉन्गिट्यूडनल अपान हुप अगर आप देखेंगे तो पीडी अपान 4 डी कट जाएगा, यहां आएगा 1 - 2 म्यू, और यहां आएगा 2 - म्यू। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 1 - 2 म्यू अपान 2 - म्यू, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप सब लोग को क्लियर हो रहा होगा, और अगर आप थ्योरी रेगुलर किए तो आप पहले ही मार दिए होते सी पार्ट। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस,
तो टाउ मैक्स, अब यहाँ पे इन थिन वॉल सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, तो अगर आप मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू पीडी अपॉन 40 होता है। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू पीडी अपॉन 40 एंड मैक्सिमम। अब क्वेश्चन इसमें ये नहीं कहा कि किस प्लेन में, तो जब भी आप बताएंगे मैक्सिमम तो आप हमेशा एब्सोल्यूट मैक्स बताएंगे ऐसी सिचुएशन में, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो आता है वो पीडी अपॉन वो भी 40 आता है। तो यहां से आप कह सकते हैं सिग्मा एल अपॉन टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो 1 आएगा। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल, जिसमें प्रेशर क्या लग रहा हो, P, तो लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू पीडी अपॉन 40 एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू पीडी अपॉन 40 इन केस ऑफ थिन वॉल्ड प्रेशर, थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। Then the ratio of longitudinal stress to the absolute maximum shear stress both are same, then ratio equal to 1:1, 1:1 equal to 1. Next, आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस, रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस, और हुप वर्ड बोलते ही आगे अभी थोड़ा सा थिन वॉल सिलेंड्रल, थिन वॉल सिलेंडर, तो थिन वॉल सिलेंडर जब बोला तो हुप होगा पीडी अपॉन 2t। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन वॉल, तो जब आप यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम बोला तो एब्सोल्यूट ही बताएंगे, और ये आएगा पीडी अपॉन 40। तो द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और एब्सोल्यूट ही बताएंगे क्योंकि ये किसी प्लेन की बात नहीं किया है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन वॉल सब्जेक्ट, थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, तो यहां पे आपका आएगा पीडी अपॉन 2t और ये होगा पीडी अपॉन 40, और जब दोनों रेशियो निकालेंगे तो 2 आएगा, जब दोनों रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, हुप स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो, हुप स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो किस केस में, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल इक्वल टू 2। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू पीडी अपॉन 2t अपॉन पीडी अपॉन 40, एंड पीडी कैंसिल आउट हो जाएगा, t कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट, अ थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर, ठीक है भाई, विथ बोथ एंड क्लोज, ये भी अच्छी बात है, अगर एंड क्लोज ना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा ही नहीं। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए आता है कि एंड क्लोज रहते हैं, और जब एंड क्लोज रहते हैं तो आपका लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट द सरफेस हैज बीन कैलकुलेटेड सिग्मा नॉट, तो लॉन्गिट्यूडनल जो हमने कैलकुलेट किया वो सिग्मा नॉट आया। फिर से, इन थिन सिलेंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ थिन सिलेंडर विद बोथ एंड क्लोज्ड, ठीक है। एक थिन सिलेंडर है जिसका दोनों एंड क्या है, क्लोज्ड है, ओके। सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, इसके अंदर जो है फ्लूइड उसका प्रेशर P, बहुत अच्छी बात है। इंटरप्रेशर P, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट द सरफेस, सरफेस पर हमने देखा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो आया यहाँ पर इस सरफेस पर देखा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड एज सिग्मा नॉट। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट इसको अंडरलाइन एट द सरफेस विल बी, अब इस सरफेस पर अगर आप एट द सरफेस, अब इस सरफेस पर अगर आप ध्यान से देखें तो इधर लॉन्गिट्यूडनल होता है और इधर क्या होता है, हुप होता है, इधर क्या होता है, हुप। यहां पे एब्सोल्यूट नहीं बताना है, यहां इस सरफेस पर बताना है,
क्रॉस सेक्शन कट करो तब कहीं हुप और रेडियल मिलेगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल मिलेगा। तो आपको इस सरफेस पर बताना है। तो सरफेस पर अगर हम देखें तो ये दोनों प्रिंसिपल हैं, तो इससे 45 डिग्री पर टाउ मैक्स होगा, और वो टाउ मैक्स जो आएगा, वो टाउ मैक्स जो आएगा वो होगा सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई टू। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, एट द सरफेस सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई टू। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भी, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए होता है कि सिग्मा एल निकाल, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा होता तो सिग्मा नॉट ही हो जाता, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ही बराबर होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बराबर। पर ये पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सरफेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सरफेस, और सरफेस का मतलब बोलते ही, जैसे ही सरफेस बोला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है। अगर आपका सरफेस पर बोल रहा है तो सरफेस बोलते ही मतलब सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई टू, और इसको जब आप निकालेंगे तो ये आएगा पीडी अपान मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट सरफेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सरफेस। जब सरफेस वर्ड बोले एकदम टॉप सरफेस, तो आपका आएगा पीडी अपान 80, और पीडी अपान 80 जो है वो हाफ ऑफ द पीडी अपान 40 है, और पीडी अपान 40 जो सिग्मा नॉट के बराबर लिया गया है, तो सिग्मा नॉट बाई 2.5 सिग्मा नॉट। बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लोग इसमें ये नहीं समझ पाएंगे सर कौन सा लें। तो ये आपको ये समझना है कि आपको सरफेस बोला है तो एब्सोल्यूट नहीं बोलना है, ऑन द सरफेस की बात की गई तो सरफेस पर आपका हुप और लॉन्गिट्यूडनल होता है, और हुप और लॉन्गिट्यूडनल वाले प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो पीडी अपान 80 होता है, हाफ ऑफ पीडी अपान 40 होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल पाइप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वहां तक आपको समझ में आओगा। अ मेटल पाइप ऑफ 1 मीटर डायमीटर, डी जो है वो क्या है 1 मीटर डायमीटर, कंटेन्स ऑफ फ्लूइड ऑफ प्रेशर ऑफ, फ्लूइड जो प्रेशर है वो आपका 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, contains a pressure of 1 meter diameter, contains a fluid pressure of 10 kgf per centimeter square, if the permissible tensile stress sigma permissible या इसी को allowable भी बोलेंगे in the metal is 200 kgf per centimeter square, permissible permissible tensile stress, बहुत बेहतरीन, टेंसाइल स्ट्रेस ही होना भी चाहिए इक्वल टू 100, देन द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पाइप। तो आप कुछ नहीं करेंगे यार, एकदम सिंपल सी बात है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा एच शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, और सिग्मा एच क्या है पीडी अपान 2t। क्यों भाई आपने लॉन्गिट्यूडनल पर क्यों नहीं डिजाइन किया, सर लॉन्गिट्यूडनल कम होता है, ज्यादा वाला सेफ कराना है तभी हम सेफ रह पाएंगे। डिजाइन की ये बात है कि जो कमजोरी है उसको भगाओ, तो यहां से T मस्ट बी ग्रेटर एंड और इक्वल टू PD अपान 2 सिग्मा परमिसिबल। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P का मान दिया है यहाँ 10 और D का मान 1 मीटर है, एमएम में आंसर करना है तो 1000 से गुणा कर लो, और नीचे 2 सिग्मा भी आपका, सिग्मा और पी का मात्रक दोनों का सेम है तो ये 200 ले लो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आंसर किस में आ गया एमएम में। तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm। अगर मिनिमम थिकनेस पूछा जाए तो क्या है, देन द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पाइप, तो थिकनेस कम से कम 25 होना चाहिए, कम से कम थिकनेस क्या होनी चाहिए 25, थिकनेस आपकी मिनिमम थिकनेस क्या होनी चाहिए 25 mm होनी ही चाहिए। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm। नेक्स्ट आगे, circumferential and longitudinal strain in a cylindrical boiler under internal pressure is, circumferential means diametral equal to दिया है वो सिग्मा एप्सिलॉन 1 एंड longitudinal बाद में दिया है तो longitudinal दिया है एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 सर्कमफ्रेंशियल है और एप्सिलॉन 2 लॉन्गिट्यूडनल है।
द सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 रिस्पेक्टिवली, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी प्लस एप्सिलॉन एल, तो यहां से आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब यहां पर ये क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो अगर आपका वॉल्यूम 1 हो तो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम 1 हो, तो जब वॉल्यूम 1 हो तो उस समय चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ही बराबर आ जाएगा चेंज, और ये 1 जब लोगे तो यही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और यही आपका 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, सी पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इनटू v आएगा, और संयोग से v का मान 1 है, संयोग से v का मान क्या है, 1 है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको ये बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका आता है पीडी अपान 4टीई, पीडी अपान 4टीई, और यहां पर आता है 1 माइनस 2 म्यू। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आपको याद हो तो यही आता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और थिन वॉल प्रेशर वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है पीडी अपान 4टीई और 5 माइनस 4 म्यू आता है, 5 माइनस क्या आता है, 4 म्यू आता है, 5 माइनस 4 म्यू। तो अब यहां से लॉन्गिट्यूडनल अपान वॉल्यूमेट्रिक अगर निकाले, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल अपान वॉल्यूमेट्रिक, तो ये आएगा 1 माइनस 2 म्यू अपान 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू वॉल्यूमेट्रिक, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 म्यू अपान 5 माइनस 4 म्यू, बी पार्ट, 1 माइनस 2 म्यू अपान 5 माइनस 4 म्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान आसान क्वेश्चन, रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू, तो आप देखिए हुप स्ट्रेन मींस क्या है, डायमेट्रल स्ट्रेन, ये आता है पीडी अपान 4टीई, और यहां आता है 2 माइनस म्यू, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी अभी बताया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है पीडी अपान 4टीई, और यहां आता है 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। तो द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो हुप स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, 2 माइनस म्यू अपान 5 माइनस 4 म्यू, 2 माइनस म्यू अपान 5 माइनस 4 म्यू, ए पार्ट। यही अगर वॉल्यूमेट्रिक अपान हुप पूछा है, अगर यही वॉल्यूमेट्रिक अपान हुप पूछे तो 5 माइनस 4 म्यू अपान 2 माइनस म्यू आएगा, 5 माइनस 4 म्यू अपान 2 माइनस म्यू आ जाएगा। तो आपको थोड़ा इस क्वेश्चंस में आता सबको है, थोड़ा सा रेशियो में ध्यान रखना है कि कौन अपान कौन पूछा गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस कैन बी निग्लेक्टेड इन केस ऑफ थिन प्रेशर वेसल एज कंपेयर टू अदर्स, कौन सी स्ट्रेस को निग्लेक्ट किया जा सकता है, तो भाई जो छोटा रहेगा उसी को तो इग्नोर मारोगे, उसी को तो निग्लेक्ट करोगे, जो छोटा है उसको हटो जाओ आगे फालतू के, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि सिग्मा एच, सिग्मा एल और सिग्मा आर में कौन सबसे कम है, सिग्मा एच, सिग्मा एल और सिग्मा आर में कौन सबसे कम है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही? तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस कैन बी निग्लेक्टेड इन केस ऑफ थिन प्रेशर वेसल एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेस, और उसमें कौन सा निग्लेक्ट किया जा सकता है, रेडियल स्ट्रेस। कौन से स्ट्रेस को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, रेडियल स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप देखें तो सिग्मा एच जो है वो पीडी अपान 2टी है, सिग्मा एल जो है वो पीडी अपान 4टी है, और सिग्मा आर जो है वो माइनस पी है। अब यहां पर अगर देखें
तो ये सबसे छोटा है और इससे कई गुना छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कई बार किया भी है, तो आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन। अगला, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। अब देखिए, स्फेरिकल प्रेशर के अगर सरफेस पर पूछे तो 0 है, क्योंकि वहां पर सिग्मा एच दोनों पीडी अपॉन 40 बराबर हैं, तो वो उसका पॉइंट सर्किल बनेगा, मोहर सर्किल। वो 2D क्या है? 2D हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कंडीशन है। क्लियर हो रहा है ना? तो उस सिचुएशन में तो आपका वो 0 है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैक्सिमम ऐसे जनरल पूछ लिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम को ही आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू पीडी अपॉन 80 आता है। पीडी अपॉन क्या आता है? 80 आता है। बात समझ में आ रही? तो इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और वही चीज इक्वल टू पीडी अपॉन 80। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी तक के सारे क्वेश्चंस, और अगर आपको बहुत ध्यान से देखना हो तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने से प्रैक्टिस करना है, जो चीजें ना समझ में आए उसको वीडियो में देख लेना है। पहले आप थ्योरी क्लास कर लीजिए, तो आई थिंक आपको इन सब में भी बहुत परेशानी होने वाली नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। बस आप थ्योरी क्लास को रेगुलर करते रहें, ठीक है? क्लासेस रेगुलर इंपॉर्टेंट है। आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको कहीं भी सोम में कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल। अब देखिए, स्फेरिकल प्रेशर वेसल में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो 3 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन होता ही है। स्फेरिकल प्रेशर वेसल में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन होता है, पर यहां पे पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल। तो हुप स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया। नहीं याद है फॉर्मूला, नहीं याद है फॉर्मूला की कौन अपान कौन। तो आप ये तो बेसिक तो जानते हैं, और ये आपको हम थर्ड चैप्टर से, मतलब सेकंड चैप्टर से ही पढ़ाते आ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकंड क्या, हमें लगता है फर्स्ट चैप्टर में ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको हमने डिटेल में कराया। तो जब आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बताया था, तो ये हुप मतलब डायमेट्रल स्ट्रेन। हुप मतलब क्या? डायमेट्रल। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेन टू द रेशियो ऑफ द हुप स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो स्फेरिकल, अब यहाँ ये आप देखें तो 1/3 आ जाएगा। हुप स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब 0.33। यही वॉल्यूमेट्रिक अपान, इसी में अगर आप ध्यान दें तो वॉल्यूमेट्रिक अपान हुप अगर पूछा जाता तो 3 होता, जो कि वो भी बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि पूछा क्या गया है, फिर आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है? तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चंस को आसान तरीके से अटेम्प्ट करते रहें, समझ में सब आएगा, इसकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, फॉर द सेम इंटरनल डायमीटर, ठीक है भाई, वॉल थिकनेस भी सेम, मतलब टी भी सेम, डी भी सेम, मटेरियल भी सेम, एंड इंटरनल प्रेशर भी सेम। मटेरियल मतलब सिग्मा अलाउबल भी सेम, और इंटरनल प्रेशर भी सेम। फिर से पढ़िए, फॉर द सेम इंटरनल डायमीटर, फॉर द सेम इंटरनल डायमीटर, वॉल थिकनेस एंड मटेरियल, एंड फॉर द सेम इंटरनल डायमीटर, wall thickness, material and internal pressure, the ratio of maximum stress induced in thin cylinder। तो maximum stress induced in thin cylinder ये आपका सिग्मा h जो होता है PD अपॉन 2T, ये सिलेंडर का मैक्सिमम स्ट्रेस है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन अ थिन सिलेंडर एंड थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो जब आप स्फेरिकल की बात करेंगे तो उसका भी सिग्मा एच ही होगा, और वो पीडी अपॉन 40 होता है। तो जब आप यहाँ पे सिग्मा मैक्स सिलेंडर, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन अ सिलेंडर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन क्या? स्फेरिकल प्रेशर वेसल, तो ये आएगा पीडी अपॉन
2T और सेम प्रेशर है, सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है, ये PD अपान 4T, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 2 आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा। मतलब क्या है, सब कुछ अगर हम सेम करें तो सिलेंडर में दुगुना मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है। सिलेंडर में क्या होता है, दुगना मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है। बात समझ में आ रही? तो यहां से आप कह सकते हैं सिग्मा सिलेंडर मैक्स इज ट्वाइस ऑफ द सिग्मा स्फेरिकल मैक्स, स्फेरिकल के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि बेटर कौन है भाई, सिलेंड्रिकल बेटर है कि स्फेरिकल प्रेशर वेसल? हाँ, ट्रांसपोर्ट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्फेयर को कैरी करना बहुत टफ है भाई, वो सिमेट्रिक है, लुढ़क जाएगा ट्रांसपोर्ट करने में, रोल कर जाएगा। ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल आपका सारे एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है पर आपका हर एक एक्सिस के अबाउट। स्फेयर में क्या है, वो किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो किसी भी डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने के कारण उसमें रोलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब रोलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं तो आप क्लियरली कर सकते हैं कि सर इसको ट्रांसपोर्ट तो न कर पाएंगे। हाँ, सिलेंड्रिकल को ट्रांसपोर्ट करना इजी, पर अगर हम देखें डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम प्रेशर सेम डायमीटर सेम थिकनेस पर, सेम प्रेशर सेम डायमीटर सेम थिकनेस पर स्फेरिकल में स्ट्रेस जो होता है वो सिलेंड्रिकल की तुलना में आधा होता है। मतलब स्फेरिकल में स्ट्रेस कम डेवलप होता है, मतलब स्फेरिकल के फेस फेल होने चांसेस कम है। तो जब आपका स्टैटिक कहीं भी बनाना तो पहला चॉइस होगा कि हम स्फेरिकल ही बनाएं, क्योंकि स्फेरिकल में उतने ही प्रेशर पर कम स्ट्रेस डेवलप होगा, फेल होने के चांसेस कम होंगे। ज्यादा स्ट्रेस होना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेंथ होना अच्छी बात है। अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए। इंटरनल प्रेशर खतरनाक है, ताकत अच्छी हो तो कभी मान लीजिए ज्यादा स्ट्रेस आ भी गया तो झेल लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो खैर चलिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, ट्वाइस, 2 टाइम्स। अगला, इन थिन सिलेंडर ऑल अलोंग द थिकनेस ऑफ द, in thin cylinder all along the thickness of the cylinder hoop stress and longitudinal stress are almost constant। तो थिन सिलेंडर में अगर थिन सिलेंडर है, पतला सा सिलेंडर है, तो पूरी मोटाई में हम हुप स्ट्रेस और यहां पर जब कोई एलिमेंट कट करेंगे तो वो मोटा सा निकलेगा यार, उसकी मोटाई भी ऐसे निकलेगी, इधर की तरफ सिग्मा एल और इधर की तरफ सिग्मा एच। तो जब यहां कट करोगे तो पूरी मोटाई पर हम हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। पूरी थिकनेस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस को क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। बात समझ में आ रही? जबकि ये थिक सिलेंडर होता तो थिक सिलेंडर को ध्यान सुनिएगा, इन केस ऑफ थिक सिलेंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म अलोंग द थिकनेस। लॉन्गिट्यूडनल को तो हम यूनिफॉर्म मानते हैं, पूरी थिकनेस के अलोंग क्या मानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को थिक सिलेंडर में यूनिफॉर्म मानते हैं, जबकि हुप स्ट्रेस पूरी थिकनेस के अलोंग बदल रहा होता है, इंटरनल पे मैक्सिमम और आउटसाइड पर मिनिमम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम थिक सिलेंडर के केस में हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को यूनिफॉर्म नहीं मानते हैं, हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को यूनिफॉर्म नहीं मानते हैं, और वो वेरी करता है। इसको लाइमे ने एनालिसिस किया था तो उसमें लाइमे कांस्टेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़े। क्लियर? चलिए भाई, तो इन थिन सिलेंडर ऑल अलोंग द थिकनेस हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल नहीं, गलत बात है। हुप स्ट्रेस इज कांस्टेंट, नहीं नहीं, दोनों कांस्टेंट। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज कांस्टेंट एंड हुप स्ट्रेस वेरीज कंसिडरेबली। ये फॉर थिक सिलेंडर है, ये क्या है, फॉर थिक सिलेंडर है। थिक सिलेंडर के लिए लॉन्गिट्यूडिनल को हम कांस्टेंट, ये भी पूछा गया थिक सिलेंडर में, थिक सिलेंडर के केस में
हम सब लोग किसको कांस्टेंट मानते हैं? तो थिक सिलेंडर के केस में लॉन्गिट्यूडनल कांस्टेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हुप स्ट्रेस आपका वेरी करता है। अगला क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ सिलेंडर सेल इज बेस्ड अपॉन। अब डिजाइन किस पर करोगे यार? डिजाइन आप किस पर करोगे? सर जो कमजोर होगा उस पर करेंगे। हम अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें एग्जाम में पास होना है, सफल होना है, तो ठीक है, और सब्जेक्ट्स को तो पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट होगा, जो वीक सब्जेक्ट होगा, उसको ज्यादा पढ़ेंगे, उसको मजबूत कर ले। और ये कहना मतलब लॉजिकली भी सही है कि अगर आप सबसे कमजोर सब्जेक्ट में पास हो गए तो और सब में तो पास हो ही जाएंगे। लॉजिकली सही है। देखिए, कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो जाए वो अलग बात है, तो वो होता भी है, मिस हैपनिंग तो होती ही है। लेकिन हम लॉजिकली ये बात कह सकते हैं कि सबसे कमजोर वाला अगर पास है तो सब पास है। पूरी क्लास में अगर हम सबसे कमजोर बच्चे को अपने सोम में पास करा ले गए, अब ये नहीं नकल करा के, उसको पढ़ा के, उसको समझा के, पूरी क्लास को समझाते हुए उसको पास करा ले गए, तो लॉजिकली ये मान सकते हैं कि पूरी क्लास सोम में अच्छे मार्क्स लाई होगी। बात समझ में आ रही? तो हमेशा डिजाइन उसी पर करते हैं जिस जो सबसे कमजोर, और कमजोर क्या है? जहां स्ट्रेस ज्यादा है। स्ट्रेस ज्यादा है यहाँ, वहां फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो स्ट्रेस कौन सा ज्यादा है? हुप स्ट्रेस। तो डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल इज बेस्ड अपॉन हुप स्ट्रेस, जो कि क्या होता है? पीडी अपॉन 2T होता है। तो हमेशा इसी पर हम डिजाइन करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अ थिन सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 मीटर। तो इंटरनल डायमीटर जो है वो 2 मीटर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल डायमीटर इक्वल 2 मीटर, कंटेन्स अ फ्लूइड ऑफ इंटरनल प्रेशर। फ्लूइड का इंटरनल प्रेशर जो है वो 3 पास्कल है, न्यूटन मेगा पास्कल, सॉरी, ये क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर ही मानिए, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही मेगा पास्कल कहते हैं। तो ये आपका इंटरनल प्रेशर जो है वो 3 मेगा पास्कल है। कोई एक आपका सिलेंड्रिकल डायमीटर का एक कोई क्या था? इथिन सिलेंडर of internal diameter 2 meter contains a fluid of internal pressure 3 megapascal. Determine the thickness of the cylinder. Circumferential stress is not exceeded to 40. तो यहाँ पे क्या कहा गया? allowable stress जो कि circumferentially ये 40 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप थिकनेस बताओ, तब आप क्या बताओ? थिकनेस। तो गुरुजी आप क्या, इतना आसान क्वेश्चन है, पीडी अपान 2T जो होना चाहिए वो सिग्मा अलाउबल से ज्यादा या बराबर होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई। ये क्या होना चाहिए? कम या बराबर होना चाहिए। पीडी अपान 2T शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउबल। यहां से आप कह सकते हैं T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पीडी अपान 2 सिग्मा अलाउबल। PD upon 2 sigma allowable, और T must be greater than or equal to P है 3, D है आपका 2 मीटर है, इसको मिलीमीटर में आंसर करना नहीं, सेंटीमीटर में आंसर करना है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर दुनिया जानती है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा? और ये आपका 40 है, 2 हो लो, ये आपका 2.5 हो गया, 2.5। तो यहाँ पे T शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, PD अपान 2 सिग्मा अलाउबल किया, P का मान 3 है, D का मान 2 इंटू 100 क्यों कर लिया गुरुजी? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में आंसर करना है। तो ये हो गया 2 इंटू 100 अपान 2 इंटू सिग्मा अलाउबल, और सिग्मा अलाउबल और P का मात्रक सेम, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तो यहां से 2 निपट गया, और 40 का 2.5 टाइम्स जो होता है 4 इंटू 2.5 इक्वल टू 10 होता है। तो 2.5 और 70 क्या गया? 7.5 सेंटीमीटर, या फिर T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मिलीमीटर। ये भी सही है, 75 मिलीमीटर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो 75 मिलीमीटर बताइए या फिर 7.5 सेंटीमीटर बताइए। बात सही है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है, तो 7.5। थोड़ा सा यूनिट के ध्यान देने के लिए क्वेश्चन है।
सिर्फ आपको यूनिट ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग एमएम में फ्लो में रहते हैं। 75 मिला, उस समय एग्जाम में इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस नहीं भाई, स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा रखिए। स्ट्रेस ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। तो इतना प्रेशर रहता है कि आप सब लोग 75 mm ही लगा के चलेंगे, वहां मात्रक ध्यान ही नहीं देगा कोई। अच्छा, क्वेश्चन भी इतनी प्रैक्टिस होते हैं, सब एमएम में रहते हैं। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके क्या रहते हैं, एमएम में रहते हैं। तो इसलिए आपको कोई समस्या भी नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिनको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो जाएंगे, फिर चैप्टर 9 से हम लोग आगे बात फिर करेंगे। द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इन अ थिन सिलेंडर टैंक। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ही हुप स्ट्रेन है। इन थिन सिलेंडर टैंक है रेडियस ऑफ, रेडियस आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, हैविंग अ रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर, एंड वॉल थिकनेस जो दिया है वो 5 mm दिया है। ये मतलब 250 mm है। तो आप श्योर है कि थिन सिलेंडर का केस लगा सकते हैं। वन सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर जो दिया है, इंटरनल प्रेशर 1 मेगा पास्कल दिया है। तो ये 1 मेगा पास्कल, थिकनेस 5 mm, रेडियस 25 सेंटीमीटर। टेकिंग एंग्स मॉडुलस जो दिया है वो दिया है 200 गीगा पास्कल। एंड पॉइसन रेशियो भी आपको दिया है, पॉइसन रेशियो दिया है 0.2। ये गिवन है। जब आप मेंस का पेपर देंगे तो पहला वर्ड ही लिखेंगे गिवन, और जैसे गिवन तुरंत सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आएगा। ये आपको अगर याद हो तो पीडी अपान 4TE, पीडी अपान 4TE एप्सिलॉन 1 मींस हुप स्ट्रेन, और हुप स्ट्रेन ही आपको बताना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन मतलब हुप स्ट्रेन ही बताना है। तो पीडी अपान 4TE, और ये आता है 2 माइनस म्यू, 2 माइनस म्यू अगर आपको याद हो। तो यहां से आप एप्सिलॉन एच का मान जो लिखेंगे, पी रखते ही 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। डी का मान 2R, एंड 2R इक्वल टू अगर आप देखें तो 2R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 250, और नीचे क्या लिखेंगे 4। टी का मान कितना है 5, ई का मान 200 है। मेगा इसको भी कन्वर्ट कर दिए क्योंकि मेगा मेगा कट जाएगा। अब देखिए इसका मात्रक और टी का मात्रक सेम, यहां पर हमने डी और टी का मात्रक क्या ले लिया, सेम। ऐसे हमने क्या किया, थोड़ा सा यूनिट का इस केस में रहता है, ऐसे हमने ई और पी का मात्रक सेम ले लिया, ई और पी का, और यहां ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस 0.2, 2 माइनस 0.2, सब कैंसिल आउट। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्वेश्चंस क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर आपका आएगा एप्सिलॉन एच इक्वल टू, ये ऊपर 500, नीचे ये 10 की पावर -3 चला गया, और यहां पर आपका आया 4 पंचे 20 दूना 40, 4000 आ गया। यहाँ पे 4 पंचे 20 दूना 40, 4000 हो गया। और यहां पर 2 माइनस म्यू इंटू 1.8 भी आ गया, 1.8। तो यहाँ पे 1000 जब आएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन एच इक्वल टू 500 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1.8/4, 1.8/4, और इसको अब जब कट करेंगे तो ये आएगा 0.45, 0.45। इसको आप कट करेंगे तो 0.45, और यहां पर देखेंगे तो ये आएगा, इसका शून्य काट दो तो 5 पच्चम 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2.25 इंटू 10 की पावर -4, 2.25 इंटू 10 की पावर -4, यही आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करें तो आसान से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी, ई का मान यहां पे था
ई का मान यहां पर था, तो आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा एप्सिलॉन एच इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट लेस क्या आएगा, यूनिट लेस। तो ये आपका हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर -4। कुछ नहीं करना है, पीडी अपॉन 40 2 माइनस ब्यू आपको इजीली अप्लाई कर देना बस, और कुछ करना ही नहीं है। एकदम आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला देखें, सॉल्व हो गया ना। आर का मान और टी का मान एक ही यूनिट में रखें, पी और ई का मात्रक एक ही रखें। तो आर, पी और ई सबका यूनिट अगर सेम आप करेंगे एक तरीके से, तो आप यूनिट का थोड़ा सा खेल रहता है इस सब क्वेश्चंस में। यूनिट को आप ध्यान दें, केवल आप फोकस करें, यूनिट सही रहेगा तो कैलकुलेशन से आंसर सही ही आएगा, उसमें टेंशन लेना ही नहीं है। अगला एक वाटरमैन है, वाटरमैन नहीं मैन है। तो वाटरमैन जो है, वाटरमैन ये आपका टैंक बोलते, मैन मीन्स ये है टैंक। अ वाटर टैंक ऑफ डायमीटर d इक्वल टू 1 मीटर। डायमीटर d इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। तो उधर लिख लेते हैं गिवन जो है, जिससे आपको क्लियर थोड़ा सा बनानी। तो डायमीटर d इक्वल टू 1 मीटर contains a water as a pressure head of 100 मीटर। तो जो प्रेशर है वो 100 मीटर हेड में है। तो इसको पांडे सर आपको बताए होंगे कि आप रो जी एच के टर्म में बता सकते हैं, और रो आपका 1000, यहाँ जी का मान भी कहा है 10 लीजिए, और एच का मान 100, ये हो गया पास्कल। तो यहां से 1 2 3 3 6, तो 10 टू द पावर 6 पास्कल हो गया। आप हेड से प्रेशर का कन्वर्जन जानते हैं, हेड से प्रेशर का कन्वर्जन आप जानते होंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को दिया गया कि हेड से आप कन्वर्ट करना सीखें। तो क्या है, वाटर टैंक ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंटेन्स अ वाटर ऑफ प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर। प्रेशर हेड अगर 100 मीटर है तो इसका मतलब प्रेशर है 10 टू द पावर 6 पास्कल। ठीक है। द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज, तो जो परमिसिबल अलाउबल टेंसाइल या अलाउबल परमिसिबल डिजाइन सब एक ही बात है, ये आपका 25 मेगा पास्कल है। इससे ज्यादा हम परमिशन नहीं दे रहे हैं भैया, कभी भी इससे ज्यादा ना हो। ठीक है। तो ये आपका 25। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वाटरमैन, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउबल। यहां से आएगा पीडी अपॉन 2t मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउबल। यहां से आएगा t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पीडी अपॉन 2 सिग्मा अलाउबल। और यहां से आप कह सकते हैं t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, p का मान निकाल चुके हैं 10 की पावर 6, और d का मान कितना है 1 मीटर। 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं, और 2 सिग्मा अलाउबल 25 इंटू 10 की पावर 6, और ये किसमें आंसर आएगा, mm में। मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल है, तो इसको 10 की पावर 6 आपको करना ही पड़ेगा। ये और ये कट गया, और 25 का आप अगर यहां जाएंगे तो 40 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो यहां से आपका t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 mm होना चाहिए। अब यहां पे तो आपको सर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 50 60 कुछ भी हो सकता है, 20 50 60। तो ओवर सेफ मत चलिए भाई, सेफ रहना अच्छी बात है, अगर बहुत ज्यादा आप सेफ दे 50 बता दे कोई गलत नहीं है, सेफ है, पर उसमें आपका इकोनॉमिकल भी तो नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 20 mm ले लीजिए सफिशियंट है, कभी भी स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा, ओके है, बात समझ में आ रही है ना। तो आप 20 mm रिकमेंड कर देंगे, यहाँ रिकमेंडेशन चल रहा, बनाने थोड़े जा रहे हैं। तो 20 mm t इक्वल टू 20 mm। व्हाट इज द मिनिमम, अरे अरे यहाँ वर्ड भी ये बोल दिया, मिनिमम थिकनेस, मिनिमम। अब मिनिमम तो आप कहोगे सर कम से कम 20 तो चाहिए, एटलीस्ट 20 mm थिकनेस होना ही चाहिए। द थिकनेस ऑफ द प्लेट एटलीस्ट या मिनिमम क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 20 mm।
इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा ले लो सेफ, पर मिनिमम पूछा तो मिनिमम 20 mm, आंसर इज 20 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर, व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर, प्रेशर का यहाँ क्वेश्चन फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल अंडरलाइन करिएगा, स्फेरिकल प्रेशर वेसल ऑफ 1 mm ID, इंटरनल डायमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर, इंटरनल डायमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यहां पर इंटरनल डायमीटर जो आपका ये प्रेशर पूछा गया, इंटरनल डाया जो है 1.5 मीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस, जो वॉल थिकनेस है टी इक्वल टू जो है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस इफ द मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल। तो सिग्मा अलाउबल जो दिया है वो आपको क्या दिया है, 45 मेगा पास्कल, सिग्मा अलाउबल क्या दिया, 45 मेगा पास्कल। अब ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल प्रेशर, ये स्फेरिकल हमें याद दिलाता है कि हम कहीं कुछ गलत ना कर जाए। तो यहां पीडी अपान 40 की पीडी अपान 2t, पीडी अपान 40 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउबल। तो P मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 4t सिग्मा अलाउबल अपान d, बस हो गया आंसर। P मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4, T का मान है 1.5 सेंटीमीटर, सिग्मा अलाउबल दिया है 45 मेगा पास्कल में, ये आंसर चाहिए, पर यहां D का मान जो होगा 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1500, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 150 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, सॉरी 15 तो था नहीं, 1.5 था, तो ये 150 आएगा। बात समझ में आ रही, इतना मेगा पास्कल। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4.5 कर लो, इसका 1.5, तो यहां से 1.5 कट गया, 0.9 मेगा पास्कल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 ये 0.45 हो जाएगा, और उसका ये आप कट कर देंगे तो ये 0.9 आएगा, सॉरी देख लीजिए 1.8 आ रहा है, 1.9 नहीं, 1.8 आ रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब दशमलव यहां लगाएंगे, यहां दशमलव लगाइए, यहां लगाइए, ये कट गया, और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 1.8 आएगा। अगर ये पीडी अपान 2t कर दें तो 0.9 आएगा, पर स्फेरिकल है, क्वेश्चन खुद कह रहा हम स्फेरिकल हैं, तो स्फेरिकल में 1.8 मेगा पास्कल आप कैरी कर सकते हैं, जबकि अगर सिलेंडर होता, अगर सिलेंडर होता तो सिलेंडर में केवल 0.9 मेगा पास्कल ही कैरी कर पाते। ये स्फेरिकल है, इसमें हम ज्यादा कैरी कर पा रहे हैं, 1.8 मेगा पास्कल कैरी कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही, तो P मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.8 मेगा पास्कल फॉर स्फेरिकल, और स्फेरिकल बोलते ही ये 4 आया है, ये क्या आया है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ थिन सिलेंड्रिकल सेल, थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर d थिकनेस t सब्जेक्टेड टू इंटरनल। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या आता है, 3 टाइम्स, सॉरी सिलेंड्रिकल सेल है तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन d प्लस एप्सिलॉन l, और इसको हमने थ्योरी क्लास में बताया भी है, pd अपान 4te 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू, तो 5 माइनस 4 म्यू, पीडी अपान 4 टीई 5 माइनस 4 म्यू इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में पीडी अपान 4 टी 5 माइनस 4 म्यू आता है, जहां पे पी क्या है इंटरनल प्रेशर, डी इज द इंटरनल डायमीटर, 4 इज द नंबर, टी इज द थिकनेस एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एंग्स मॉडुलस, और म्यू क्या है पॉइसन रेशियो, म्यू इज द पॉइसन रेशियो। ओके, तो नेक्स्ट हम सब लोग देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है भाई, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से
स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स आर प्रीफर्ड। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई व्यू मत देखिएगा, ट्रांसपोर्ट और सारी चीजें नहीं, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स आर प्रीफर्ड ओवर सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स बिकॉज दे, भाई स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल की तुलना में आप क्यों प्रिफर करते हैं, क्वेश्चन यही है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स आर प्रिफर्ड ओवर सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। अरे यार पैसे की बात ही नहीं है, मजबूती चाहिए, नहीं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, हैव यूनिफॉर्म हायर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस अगर होगा तो हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू कहेगा अच्छा है, नहीं हायर स्ट्रेस अच्छा नहीं है, हायर स्ट्रेस अच्छा नहीं है। यूनिफॉर्म लोअर सरकम, बिल्कुल 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 सेम थिकनेस, सेम इंटरनल प्रेशर, सेम आप डायमीटर लीजिए तो स्फेरिकल में यूनिफॉर्म लोअर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होता है, यूनिफॉर्म लोअर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होता है, इसलिए डिजाइन कहता है इसमें स्ट्रेस कम डेवलप होता है, तो इसको आप प्रेफर करिए। हैव लार्जर वॉल्यूम, अरे यार वॉल्यूम की बात ही नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा जितनी जरूरत होगी उतना कर ही लेंगे। तो बात यहां पर है सेम सिचुएशन में सेम अगर हम डायमीटर लें, सेम प्रेशर लें, तो आपका स्फेरिकल में जो होता है लोअर यूनिफॉर्म सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो वही फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू spherical pressure vessels are preferred over cylindrical pressure vessels because they have uniform lower circumferential stress for same condition, they have lower circumferential stress। ठीक है, तो अब हम सब लोग चैप्टर 8 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सिविल के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जो भी एई की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग रेगुलर इन क्लासेस को देखें। नेक्स्ट चैप्टर है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जो हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन, बेसिक डिफ्लेक्शन है क्या, फिर डिफ्लेक्शन के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, उसको हम सब लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी तक आप सब लोग रेगुलर क्लास करें, और नहीं कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस को भी रेगुलर देख लें, हर एक बात आपको समझ में आएंगी। आज के लिए हम सब लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट उम्मीद, नए जोश, नए होश, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।